को 5 सितंबर का याद दिला दिया जाए तो 5 सितंबर का हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, सम्मान के रूप में। ये एक बात आपको समझना पड़ेगा, जब देश की गद्दी पर जाहिल अनपढ़ गंवार लोग बैठ जाते हैं ना, तो वो शिक्षक का सम्मान नहीं जानेंगे। शिक्षक का सम्मान आप और हम जैसे लोग जानते हैं। इन लोगों की नज़र में कुछ नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये समझने की ज़रूरत है, शिक्षक गुरु कहा जाता है, माता पिता से भी ऊंचा दर्जा है गुरु का। और आप गुरु को सम्मान करने के बजाय आप दारू खोजने, भाई दारू बंदी की जो आप ये करते हैं घोषणा, दारू बंद कहाँ है भाई? पहले दारू लेने के लिए लोग दुकान में लाइन लगाते थे। आज 50, 100, 200 रुपया ऊपर मिलता है, घर पर दारू सप्लाई होता है। अब टीचर उसमें क्या करेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया। मैं अफजल। जैसा कि आपको पता है 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो इसी को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अभी डॉक्टर जमाल हसन, जो कांग्रेस के युवा नेता है। उनसे हम बात करेंगे 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहा है, कोविड के टाइम में चुनाव चल रहा है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मौका देने के लिए। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझसे बात करने के लिए मुझे चुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो हम बात करें कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो क्या वहाँ पे कोविड का कोई प्रकोप नहीं दिख रहा है? देखिए, सवाल तो आपका कहना सही है। तो इलेक्शन कमीशन को दरअसल ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए ना। अब कांग्रेस के हमारे मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश सिंह बघेल, जब वो नोएडा में गए वहाँ क्या कहते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, वहाँ हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट को उनके साथ उतनी भीड़ नहीं थी, तब उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। अभी तो अमित शाह का आपको घर घर पर्चा बांटता हुआ दिख रहा होगा कितने भीड़ के साथ है। तो इलेक्शन कमीशन का समझ में नहीं आता कि आखिर दोहरा रवैया क्यों है। अगर आप एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल पर एफआईआर करते, तो गृह मंत्री अमित शाह की जो भी रैली है, बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, एकदम अच्छे खासी भीड़ लेके वो चल रहा है, उस पर नहीं। तो ये तो समझना पड़ेगा ना, कोविड सिर्फ जो हमको लगता है कि विपक्षी पार्टियों के लिए है, और जिसकी सरकार है उसके लिए कोविड नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन से बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इलेक्शन कमीशन का रोल दिख रहा है चुनाव में। बचपन में मुझे याद है कि हम लोग जब बैठते थे, हमारे फादर कहते थे कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी पार्टी के अंदर में नहीं है, लेकिन शायद 2014 के बाद इलेक्शन कमीशन सिर्फ पार्टी के अंदर है, ये दिख गया मुझे। अगर बात करें कि अभी ये जो कल आपके नेता राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया था, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे बयान नहीं था। देखिए, दरअसल जो इस देश का दर्द है, जो युवाओं का दर्द है, जो महिलाओं का दर्द है, जो किसानों का दर्द है, जो सीमा सुरक्षा बल पे हमारे फौजी खड़े हैं, उनका दर्द है। उन्होंने पूरे दर्द को बयान किया है कि 2 तरह का देश बनाया जा रहा है। एक सिर्फ पूंजीपतियों का देश बनाया जा रहा है और एक गरीबों का देश बनाया जा रहा है। ये समझना होगा। बहुत अच्छा लाइन उन्होंने कहा कि कोरोना का वेरिएंट आता जा रहा है। अभी फिलहाल में 2 वेरिएंट आया, ओमिक्रॉन और डेल्टा। वैसे ही डबल ए वेरिएंट, डबल ए तो समझ रहे होंगे आप, अंबानी और अडानी नाम का वेरिएंट, जो भारत की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खाया जा रहा है। आप ये समझना होगा आपको, क्या चीज़ नहीं बिका है। रेलवे में आप देखिए अडानी का, एयरपोर्ट देखिए अडानी का, गैस का जो कंपनी है वो भी अडानी का, उसके बाद अगर आप आइए पेट्रोलियम कंपनी है वो भी अडानी का। तो ये चीज़ समझना होगा कि आखिर इस देश को किस तरफ ले जा रहे हैं मोदी जी। और ये हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कल बोला है, काबिल तारीफ। वो कहते हैं ना, नॉन स्टॉप बैटिंग, मतलब हर बॉल पर छक्का मारा उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की समझ जनता उनके इस बयान को सुनने के बाद ये कम से कम दिल से महसूस कर रहे हो कि इन्होंने जो हमारा दर्द है, उस दर्द को उन्होंने बयान किया। और मुझे निश्चय उम्मीद है कि 2024 में उनके इस बयान को ये माना जाए कि देश के भावी प्रधानमंत्री 2024 में ऐसे ही गरजते हुए नजर आएंगे, और देश की जो अर्थव्यवस्था जो आज पूरी तरह से शिथिल हो चुकी है, उसको उठाने का काम करेंगे। ये हमें पूरी उम्मीद है। अगर बात करें अभी ये जो कांग्रेस का क्या रणनीति है कि नए नए चेहरे को पार्टी टिकट दे रही है, और ये जो आपके नेता हैं प्रतापगढ़ी जी, उनको पार्टी में शामिल किया गया है। देखिए, उनको जो जिम्मेवारी दी गई है, इस चीज़ को पहले समझना होगा। इमरान प्रतापगढ़ी जी निश्चय ही बहुत बड़े चेहरा है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले ऑलरेडी उनके बहुत फॉलोअर्स, करोड़ों फॉलोअर्स है, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी से ऑलरेडी जुड़ चुका। और दूसरी बात ये समझना होगा, पहले भी कांग्रेस में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट थे, पहले भी अल्पसंख्यक विभाग था, लेकिन उस तरह से खुला हुआ या एक्टिव नहीं दिखता था जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी ने जब ये जिम्मेवारी संभाली है, उसके बाद से आप देख सकते हैं
तस्लीम चूड़ी का मामला हो या कई जितने भी मामले हो रहे हैं देश में, जिस तरह से अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, उस पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट खुले तौर पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों को बनाने का फायदा आज कांग्रेस को मिल रहा है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज मैं उनमें देखता हूं, क्योंकि कई बार हमारी मुलाकात है उनसे, जिस तरह से वो एनर्जेटिक है, जिस तरह से वो लोगों के लिए दौड़ने का जज्बा रखते हैं, जिस तरह से वो पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, निश्चय राहुल गांधी जी ने उन पर भरोसा करके बहुत बड़ा अच्छा काम किया है कि एक ऐसे आदमी को उन्होंने जिम्मेवारी दी है जिसकी वजह से एक संगठन आज कम से कम चर्चे में है, अल्पसंख्यक विभाग। उससे पहले चर्चे में नहीं था। जो भी शायद इस बात को किसी को बुरा लगे मेरी बात, लेकिन एक सच्चाई है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग पूरे देश में जाना जा रहा है और दिख रहा है। क्या लगता है ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस अपनी बाजी मार पाएगी? बिल्कुल। एक बात मैं आपको तय कर दूं, आपको उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और आपको पंजाब, ये 4 जगह कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनेगी। वहां पर आपको एक चीज और भी बता दूं, अफसोस इस बात का होता है, जो मैं बार बार कहता हूं और हमारे नेता लोग कहते हैं बार बार खुल के, कि भाई आपने अगर कुछ विकास किया है, आपने इस देश में बेरोजगारी दूर किया, आपने इस देश में महंगाई कंट्रोल किया, आपने जो है महिलाओं और बच्चियों को अगर सुरक्षा दिया है, आपने किसानों को पैसा दिया है, आमदनी दिया है, तो आप उसकी विकास की बात कीजिए। लेकिन अफसोस की बात है कि देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, चचा जान अब्बा जान के अलावा कोई मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे। कल भी उनका एक बयान सुनते हैं, उनके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं जालीदार टोपी। आखिर आप किस टाइप की राजनीति चाह रहे हैं? आखिर देश को किस दिशा गया? अगर आपने काम किया तो काम की बात कीजिए ना, कि हाँ मैंने भाई पहले 70 रुपये पेट्रोल मिलता था, मैं 50 रुपये दे रहा हूँ। पहले जो है 400 रुपये गैस सिलेंडर मिलता था, मैं 200 रुपये दे रहा हूँ। पहले सरसों तेल 100 रुपये मिल रहा था, मैं 50 रुपये दे रहा हूँ। समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब जो वर्ग है, खासकर जो मध्यम वर्गीय और जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और जो गरीब परिवार जो इस 2014 के बाद से शोषित हुए हैं, जिनका शोषण किया इस सरकार ने, वो धीरे धीरे जागरूक हो चुके हैं। वो समझ रहे हैं कि अब देश जो है मंदिर मस्जिद से नहीं चलेगा। जब पेट की भूख लगती है ना सर, तो पेट के लिए अन्न चाहिए, और अन्न जो है मंदिर मस्जिद नहीं देता है। इस चीज को अब धीरे धीरे हमको लगता है कि जनता जागरूक हो चुकी है और जनता समझ चुकी है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह में ये भी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, इसको आप कहीं डिनाई नहीं कर सकते। जैसे मैं सेकुलर हूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई वाले कॉन्सेप्ट पे चलता हूं। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि 1947 जब देश आजाद हुआ था, उससे पहले हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसी संस्थाएं थी। मोदी के सपोर्टर कौन है आपको समझना पड़ेगा। उसके पीछे वैसे लोग हैं, और जो मोदी है तो मुमकिन है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना निजी स्वार्थ पूरा हो रहा होगा। और दूसरी चीज, कट्टर मानसिकता वाले जो भी हों, मैं हमेशा से मोदी और ओवैसी का घूर विरोधी रहा हूं। क्यों रहा हूं? क्योंकि कोई किसी एक धर्म की बात करेगा, कोई किसी एक धर्म को चलाने की बात करेगा, समझ लीजिए उस धर्म का सबसे पहले बंटाधार वही करेगा। जैसे मोदी जी ठेका लेते हैं हिंदुओं की रक्षा के लिए और ओवैसी जी मुसलमानों की रक्षा के लिए, और दोनों मिलकर दोनों धर्म का बंटाधार किए हुए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अगर बात करें कि शिक्षा व्यवस्था की, तो अभी बिहार में बड़ा अनोखा शिक्षा व्यवस्था देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे शिक्षक को दारू तस्कर की खोज के लिए लगा दिया गया। तो फिर आखिरकार पढ़ाएगा कौन? पुलिस प्रशासन आके पढ़ाएगी? देखिए अफजल जी, अगर बैक नहीं जाने की ज़रूरत है, अगर आपको 5 सितंबर का याद दिला दिया जाए तो 5 सितंबर का हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, सम्मान के रूप में। ये एक बात आपको समझना पड़ेगा, जब देश की गद्दी पर जाहिल अनपढ़ गंवार लोग बैठ जाते हैं ना, तो वो शिक्षक का सम्मान नहीं जानेंगे। शिक्षक का सम्मान आप और हम जैसे लोग जानते हैं। इन लोगों की नज़र में कुछ नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये समझने की ज़रूरत है, शिक्षक गुरु कहा जाता है, माता पिता से भी ऊंचा दर्जा है गुरु का। और आप गुरु को सम्मान करने के बजाय आप दारू खोजने, भाई दारू बंदी की जो आप ये करते हैं घोषणा, दारू बंद कहाँ है भाई? पहले दारू लेने के लिए लोग दुकान में लाइन लगाते थे, आज 50, 100, 200 रुपया ऊपर मिलता है, घर पर दारू सप्लाई होता है। अब टीचर उसमें क्या करेंगे ये बताइए? टीचर से आप कितना काम लीजिएगा? वो तो बात सही है, कोरोना के ऐसे स्कूल बंद है तो इनको लगता है टीचर को हम फ्री में पैसा क्यों दें, तो उनसे जो है दारू पकड़वाएं। कोई ठीक नहीं है, कल के डेट में कहेंगे कि दरभंगा टावर पे झाड़ू पोछा लगवाने के लिए भी जो है टीचर्स को ही बालिक है। कम से कम गुरु का सम्मान होना चाहिए। टीचर्स इस देश का भविष्य बनाते हैं, इसको कहीं पर कोई डिनाई नहीं। इसको समझना होगा कि टीचर जो होते हैं ना, इस देश का चाहे भविष्य बना, चाहे वैज्ञानिक से लेके या IAS से लेके IPS से लेके, कोई टीचर ही बनाता है। इसका सम्मान करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि देश के गद्दी पर जो बैठे हैं वो अनपढ़ गंवार
लोग बैठ चुके हैं वो नहीं इस सम्मान को समझेंगे कभी भी। अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ की दरभंगा की लोकल व्यवस्था को लेकर के एम्स जो है, एम्स में मिट्टीकरण को लेकर के काफ़ी सारी राजनीति की उसमें भी देखी गई। देखिए एक चीज़ समझना होगा, एम्स का कहानी बहुत दिनों से चल रहा है और मैं बार बार कहता हूँ एम्स बनाने की बात है, बहुत अच्छी बात है, पहल किया जा रहा है एम्स बनाने के लिए। मैं तो पहले ये कहता हूँ DMCH जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, पहले DMCH को DMCH तो बना, तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग लेने में कितनी लड़ाइयाँ होंगी पता नहीं लेकिन एम्स के नाम पर भी राजनीति हो रही है, क्योंकि आपको अगर आकर्षित किया जाए तो मैं कई बार DMCH के कई मसले पर विरोध किया हूं। DMCH में गलत ब्लड लेके जो एक मामला दलित महिला का था उस पर भी मैंने विरोध किया था। सबसे पहले तो जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने की जरूरत है ना, हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर ही नहीं रहा। बिल्डिंग भी देखे DMCH की क्या हालत है, लेकिन चलिए ठीक है एम्स बनाया जा रहा है, लेकिन सुविधा तो वहाँ सही होना चाहिए। DMCH को पहले DMCH बनाओ, और एम्स को लेके तो अभी चलेगा बहुत मामला, आप कहाँ घूम रहा है, अभी तो बहुत मामला उसमें होना, अभी मिट्टी भराई को लेके हो रहा है, कल के डेट में बिल्डिंग को बनाने को लेके होगा, बहुत चीज़ें होंगी, बहुत मामला। और वैसे भी तो आप जान रहे हैं कि बिहार सरकार के राज में तो जितना लूटपाट लूट खसोट जितना होना वो अच्छे तरीके से हो रहा है। मतलब ये आप कह रहे हैं एक तरह से जंगल राज। बिल्कुल, जंगल राज से भी बुरा है। आपको ये समझना होगा, अभी भी हमारे दरभंगा नगर थाना क्षेत्र में आपको मालूम हुआ होगा 3 दिन पहले जो है रात में एक दवा व्यवसायी के साथ थैला छीनकर उसको गोली मारी गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझना पड़ेगा, जो हालात अभी बिहार के हैं बहुत ही दयनीय है, और इसमें कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। आज युवा बेरोजगार हो चुका और नशे की ओर घूम चुका है। युवा अगर बेरोजगार नहीं होता, अगर रोजगार में होता तो वो इस तरह से भटका नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा रोल अगर है तो केंद्र सरकार का। और वैसे भी एक बात, जो लोग भाजपा के लोग कहते हैं कि भाई बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, तो ये सब बेवकूफ़ वाला बयान ना दे भाजपा वाले लोग, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है जिसमें भाजपा और जदयू दोनों है, उप मुख्यमंत्री भाजपा के हैं। तो इसीलिए ये सब जो मुगाबते में रहते हैं कि नहीं मैं नीतीश कुमार का विरोध कर रहा, कई भाजपा के विधायक का सुनता, तो सरकार में आप है, अगर आप सरकार के काम से ना खुश है तो आप अलग हो जाए सरकार से, तब मानू ना मैं। आप बोल देने से आपको थोड़ा हो जाएगा। अगर हम बात करें कि आपके आवास से कुछ ही दूरी पे नगर निगम का कार्यालय है, नगर निगम के कार्यालय के चारों तरफ देखा जाए तो इस तरह कचरा फैला रहता है, जैसे लगता है कि ये कोई जैसे कि कचरे का अंबार हो। देखिए इसको आपको समझने के लिए आपसे भी कुछ छुपा नहीं है। विधायक हमारे 20 साल से भाजपा पार्टी से हैं, सांसद हमारे जो है भाजपा पार्टी से हैं, और आप हमारे घर की बात कर रहे हैं, अगर हमारे हाथ में होता तो जरूर उसकी हम सुधार कर दिए होते, अगर हम उस लायक होते तो हम जरूर कर दिए होते। लेकिन विधायक जो बराबर उस रोड से गुजरते, क्योंकि मेन रोड है वो, नगर निगम में कई बार आते हैं मीटिंग अटेंड करने, कई शिलान्यास में अपने शिलापट पे जो है पर्दा खोलने वो आते हैं, लेकिन उनको वो रोड अब तक नहीं दिख रहा है। तो ये विधायक यहाँ के जो है लॉलीपॉप देने में एक्सपर्ट हैं, और जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं फेंकना है तो फेंक रहे हैं, हम लोग जनता लपेट रही है बैठ के, लेकिन जनता जवाब देगी। और निश्चय ही उम्मीद है कि इस दरभंगा शहर का और इस दरभंगा लोकसभा का निश्चय ही बदलाव होगा। बदलाव होना भी जरूरी है, क्योंकि शहर का अगर मुख्य मार्ग ध्वस्त है, शहर के नगर निगम, जो कि नगर निगम को कहा जाता है कि पूरे शहर को साफ करने की सुरक्षा उसके हाथ में है, आप हालात देख सकते हो उसके सामने में अगर थोड़ी सी बारिश हो तो वाकई जो स्वच्छता की पाठ पढ़ाती है वो खुद एक, आप नगर निगम को नरक निगम कह सकते हैं। वो हालात में नगर निगम घूम रहा है अभी, आप देख सकते हैं कई ऐसे वार्डों में आप रोड पर आते होंगे, आपको कई जगह गंदगी दिखती होगी। लेकिन ये सब जिम्मेवारी सिर्फ नगर निगम पर फेंकने की जिम्मेवारी नहीं होती है। यहाँ के जो विधायक होंगे, जो शहर का विधायक आपको किस लिए बनाया गया? सिर्फ पैसा लपेटने के लिए तो आप विधायक नहीं बने हैं। आपका काम है, आपको जनता ने वोट किया है, तो आपका काम बनता है कि मैं मुख्य सड़कें जो है उसको बनाने का। वो अपना ठिकरा फेंक देते हैं नगर निगम पे, नगर निगम फेंकता है विधायक पे। यही चल रहा है, यही सब पॉलिसी चल रही है। मतलब मुझे अपना काम नहीं करना तो उस पर फेंकना, उसको अपना काम नहीं करना तो उसको कहीं और फेंकना, यही चल रहा है। क्या लगे जो चीन सुर्खियों में बना हुआ है कि भारत की भूमि को, भारत के क्षेत्र को कब्जा कर रहा है चीन, क्या लगता है आपको? देखिए इस चीज़ को समझना होगा। आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े बड़े मंचों पर कहते थे कि लाल आंखें दिखानी होगी, लाल आंख दिखाने वाला प्रधानमंत्री देश को चाहिए। और देश की जनता ने 2019 में पूर्ण बहुमत से उनको मतलब बैठा दिया। ये भी नहीं कि कोई आप गठबंधन में, लेकिन अफसोस की बात है कि चीन को जो लाल आंख दिखानी चाहिए थी हमारे प्रधानमंत्री महोदय को, उन्होंने तो लाल आंखें नहीं दिखाया,
लेकिन चीन ने अपने लाल झंडे जरूर दिखा दिए इस देश को कब्जा करके, हमारे यहाँ के लोगों को अपहरण करके लाल झंडा गाड़ के भारत की भूमि पर दिखा दिया कि तुम्हारी लाल आंखों की कोई औकात नहीं हमारे सामने। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, देश बातों से नहीं चलता है, देश चलाने के लिए कलेजा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का 56 इंच का सीना नापना जरूर चाहिए कि आज चीन के लोग हमारे देश में घुस के हमारे देश के नागरिक को उठा के ले जाते हैं, हमारे ज़मीन पर कब्जा करके वहाँ झंडा गाड़ते हैं, हमारे ज़मीन पर घुस के वहाँ पुल बना देते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था साफ एकदम लचर मानी जा रही है। उसमें अभी ये जो नया बजट पास हुआ उसके बाद देखा जा रहा है कि 200 या कुछ करोड़ अफगानिस्तान को मदद के लिए दिया जा रहा है। देखिए एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा, इसमें कहा है निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री जी ने 25 साल के बाद इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो आप बजट को समझ सकते हैं कितना बड़ा मजाक है। दूसरी चीज़ आपने ये देखा होगा कि 18% कॉर्पोरेट टैक्स लगता था, उसको 13% पर ला दिया गया। तो क्या अंबानी अडानी के बच्चों को खाने पीने में दिक्कत हो रही थी क्या? गरीबों का बच्चा नहीं दिखता, मध्यम वर्ग के परिवार का बच्चा नहीं दिखता, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स को इतना छूट। तो ये बजट सीधा सीधी और कुछ नहीं है, एक लॉलीपॉप है, इसको आप लॉलीपॉप समझ के चूसिए या फेंकिए, बजट नहीं है ये मजाक बनाया गया है। अब 18% कॉर्पोरेट टैक्स को आप घटा के 13% पे लाते हैं, मतलब आपको अभी भी दर्द दिख रहा है। मतलब आपको लोगों का सबको मालूम है कोरोना महामारी में किस तरह से लोगों की हालत लचर हुई है, उसमें आप गरीबों को, मध्यम वर्ग के परिवार को मदद देने की बजाय आप अभी भी अमीरों का ही दर, जबकि सबको मालूम है, किसी से नहीं छुपा है। आप एक गूगल डालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोरोना टाइम इन लोगों की संपत्ति कितनी बढ़ी है अंबानी अडानी का, तब भी उसके बाद भी आप छूट दे रहे। देखिए 110 कॉर्पोरेट घरानों के लिए, घर के घरानों के लिए आप पूरे देश का बंटाधार कर रहे हैं और देश की जनता जवाब देगी, ये निश्चित है। अगर अंत में हम सवाल करें कि ये जो आरआरबी आरटीपीसी को लेकर के विभिन्न तरह के बयान आए, विभिन्न तरीके के रोड पे आगजनी हुआ, रोड पे सड़क जाम हुआ और उसके बाद लेकर के छात्रों पे, निहत्थे छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, दर्जनों एफआईआर हुए, दर्जनों घायल हुए। क्या नौकरी मांगना गुनाह है? अगर कोई परीक्षार्थी अगर ये मांग करता है कि मुझे नौकरी देना चाहिए या रिजल्ट तुरंत घोषित होना चाहिए, तो क्या गलत है? आप ये समझिए, इस चीज़ को समझिए कि कांग्रेस राज्य में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और इस मोदी राज्य में, भाजपा के राज्य में इंजीनियर को पकौड़ा तलने कहा जाता है। अगर पकौड़ा तलना ही है छात्रों को, तो काहे के लिए बेकार का उसको पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हैं? बोलिए कि पकौड़ा तले तो 5वां 6ठा पढ़े ना पढ़े, पकौड़ा तले, रोजगार मांगना गलत नहीं है। उसके बाद अगर छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो ये रेलवे को अगर था तो रेलवे गवर्नमेंट को जो है मिनिस्टर है उनको आके इस चीज़ पर बात करनी चाहिए, तो उनके प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए था, उनके प्रतिनिधि से बात करते, क्या शिकायत थी नहीं थी। आपने अभी जैसा कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन, तो रेल की संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, रेल में आग लगा दी। कब हुआ ऐसा? कब हुआ? रेल में आग कब लगा? आप लोग मीडिया से जुड़े हैं तो इस सच्चाई को भी तो जानिए। जब उन पर लाठी चार्ज हुआ, उनको मारा गया, उसके बाद ना हुआ कि उससे पहले हो गया था ये? जिस टाइम वो प्रदर्शन कर रहे थे आप रेलवे मिनिस्टर थे, उनको आगे आ जाना चाहिए था। वो आगे आके बयान देते, क्या बात है, उनके प्रतिनिधि को हमसे बोलिए मिलने के लिए, वो आगे चाहते तो ये चीज़ नहीं होता। ये सब उन्होंने करवाया है, ये छात्रों से नहीं हुआ, ये रेल मिनिस्टर ने करवाया। ये आग जो लगी है ये जानबूझकर, फिर उसी नुकसान को ये कुछ ज़्यादा दिखा के अपने पार्टी फंड में खींच लेंगे। आप कहाँ घूम रहे हैं? लाठी आपने चार्ज किया, तब उसके बाद छात्र उगड़ हुए, क्यों नहीं होगा? भविष्य क्या है इस देश का? छात्र है ना, छात्र ही ना देश का भविष्य। अच्छा, छात्र रोड पर अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ, आप उसको मार रहे हैं। इस सरकार में तो सभी को मारा गया ना। किसान रोड पर बैठे, उनको मार पड़ गया। बैंकर्स रोड पर बैठे, वो उनको मार पड़ गया। टीचर्स रोड पर बैठे, उनको मार पड़ गया। स्टूडेंट रोड पर बैठे, उनको मार पड़ गया। क्या अपनी मांग मांगना गलत है? या सरकार जो फैसला कर रही है उसको मानते चल जाए? अब तक आप एक चीज़ समझिए, इस देश में आप, मुझे नहीं लगता है कि जब से ये सरकार पहली कोहिनूर की हीरा वाली सरकार नहीं है। 2014 से पहले अगर पेट्रोल का कीमत अगर 50 पैसे भी बढ़ता था तो उसको 10 दिन में इतना विरोध होता था कि उसकी दाम गिर जाती थी। और आज लगातार पेट्रोल की कीमत को 2-2.5-3 महीने से ऊपर होने जा रहा है। 100 से ऊपर पेट्रोल की कीमत पहुंची और ये सरकार इसको महंगाई नहीं मानती है। 2014 से पहले महंगाई डाइन हुआ करती थी और इनके राज में महंगाई का नाम इन्होंने डार्लिंग कर लिया है और अपने पेट पर रख दिया है। ये समझना पड़ेगा इस देश को। ये देश की जनता भी समझ रही है कि 100 रुपये की कीमत अगर हो गई है पेट्रोल की और उसकी दाम अब तक नहीं कम हो पा रही है, क्यों नहीं कम हो पा रही है? तो कहीं ना कहीं ये आपका हिटलर शाही रवैया है। और एक बार जान लीजिए, हिटलर कभी रहे नहीं, ये भी नहीं रहेंगे।
जनता बदलाव जरूर करेगी। अगर हम बात करें कि नाइट कर्फ्यू की, तो नाइट कर्फ्यू रात में ही क्यों? कोरोना रात में ही चलती है। और सबसे बड़ी बात ये, जब भी लॉकडाउन लगता है तो सब चीज़ खुला रहता है, शिक्षण संस्था क्यों बंद हो जाते हैं? देखिए, नाइट कर्फ्यू शब्द जो आया है ना, वो मुझे अब तक नहीं समझ में आया कि कोरोना क्या रात में ही घूमते हैं ज़्यादा, कोरोना के वायरस। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को इसमें सेफ्टी अपने आप में लेना है, मास्क लगाना है, लोगों से थोड़ा दूरी पर बात करना जो लगते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझने की जरूरत है। ये सरकार अपना सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और लोगों को बचाना चाह रहे हैं बीमारी से, नाइट कर्फ्यू बस एक ड्रामा के रूप में चलाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, उससे कोई बेनिफिट नहीं। अगर आपको लगाना ही है तो कोरोना का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वो मैसेज ज़्यादा होना चाहिए। लोगों को कितना आप उस चीज़ में। दूसरी चीज़ मैं बार बार ये कहता हूँ कि शिक्षण संस्थाओं को जानबूझकर बंद किया जा रहा है। वो कहा जाता था ना पहले, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो यहाँ पढ़ेगा इंडिया तब ना मांगेगा रोजगार इंडिया, तो रोजगार तो है नहीं। उसको तो हम यही समझ सकते हैं, क्योंकि शिक्षण संस्थान को अगर आप बंद करते हैं तो रैलियों को भी तो बंद करना चाहिए। जो आपके नेता लोग बाहर घूम रहे हैं इतने भीड़ लगा के, उसको बंद क्यों नहीं करते हैं? हाँ, आप क्या चाह रहे हैं? भविष्य खतरे में जाए देश का? अब ऐसे भी मैंने पहले भी कहा था, पढ़ा लिखा होता लोग तो समझता पढ़ाई का महत्व। जो पढ़ा लिखा ही नहीं, वो पढ़ाई का महत्व क्या समझेगा? ये समझने की ज़रूरत है फिलहाल। अगर हम अंत में आपसे एक छोटा सा सवाल करें, आपने पिछले साल लॉकडाउन और कोरोना के टाइम में, ये जो फर्स्ट वेरिएंट था कोरोना का, उस टाइम में आपने एक मुहिम चलाया था, कोविड हेल्प वॉरियर। तो उसका क्या मतलब, क्या स्टेटस है? वो ग्रुप में आज भी हमारे साथ लगभग 40-50 लोग जुड़े हैं। उसमें आप भी, अफजल खान साहब भी हैं, और कई लोग उसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप लोगों के साथ से ये खुदा का मेहरबानी, ऊपर अल्लाह भगवान गॉड जो भी हैं, उन लोगों की दुआ से हम लोगों ने बहुतों का मदद किया। और आज भी वो ग्रुप हम लोगों का चल रहा है, जिसमें जैसी ज़रूरत होती है वहाँ पर हमारे टीम के जितने भी मेंबर्स हैं वो उसमें आगे बढ़कर मदद करते हैं। और ये चलेगा, क्योंकि देखिए एक चीज़ समझना होगा, बीमारियाँ तो अब आती रहेंगी, ये चीज़ जान लीजिए। कहा गया ना, जितनी साइंस तरक्की करेगी उतने ज़्यादा वायरसेस आते रहेंगे। तो ये तो एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट उस टाइम में डाला था, किस तरह से हालात थे महामारी के, सरकार किस तरह से हर मोर्चे पर विफल थी, उसको लेकर हम लोगों ने पूरे देश में मदद किया था। और इस ग्रुप को हम लोगों ने उस टाइम बनाया था, और आज भी वो ग्रुप जिंदा है। और मुझे लगता है कि उससे भी आगे लोगों को मदद मिलती रहेगी। अच्छा, अंत में आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा कि आप समय समय पे रक्तदान करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या अपील करेंगे जो रक्तदान करने से कतराते हैं, कहते हैं कि रक्तदान करने से कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं? देखिए, मेरा अपना जो मानना है कि आपके शरीर में रक्त है, आप कोई एनीमिया के पेशेंट नहीं है, और आपके रक्त से किसी की ज़िंदगी बचती है। सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी नहीं बचती, उसके पूरे परिवार को खुशी लौटती है। और अगर हमारे रक्तदान से किसी को अगर मतलब परिवार को खुशी मिलती है, किसी इंसान को जान मिलता है, तो बेशक रक्तदान करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जिन लोगों को ये लगता है कि कमजोरी है, उनके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि रक्तदान करने से आपके शरीर से जो गंदगी होती है, वो रक्त के जब आप ब्लड डोनेट कीजिएगा तो वो साथ निकलता है, और आपकी बॉडी के लिए वो बढ़िया होता है। इस चीज़ को समझना होगा। रक्तदान सबसे अच्छी चीज़ है, और रक्तदान करना चाहिए सभी को, क्योंकि आपके रक्त के दान से किसी इंसान का जान बचता है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, ये मेरा अपना मानना, और मैं बराबर करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा जब तक जिंदगी है। ब्लड डोनेट तो करना।